हाय एवरीवन, माय नेम इज अंशुल गुप्ता। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट विद द क्लास टुडे। तो पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था डिविडेंड डिसीजन तक। तो आज हम ये पढ़ रहे हैं कि डिविडेंड डिसीजन क्या होता है। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट विद दिस डिविडेंड डिसीजन। शुरू करने से पहले आपको एक बारी रिकैप करा देता हूँ फटाफट से, पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ताकि एक तरह से फ्लो बन जाएगा आपका। ऑलराइट, हमने ये देखा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। फिर इसके बाद हमने जो ये डिसीजंस थे, फाइनेंसिंग डिसीजंस, तीन तरह के डिसीजंस होते हैं। वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड द थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। इसमें से हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ चुके हैं। ये दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और जो शॉर्ट टर्म होता है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ऑलराइट, नेक्स्ट वाज दिस फाइनेंसिंग। ये हमें फाइनेंसिंग कहाँ से करनी है, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हमारा क्या होना चाहिए। जैसे कि हमें इक्विटी के थ्रू फाइनेंस करना है अपने फंड्स को, या फिर हमें डेट के थ्रू फाइनेंसिंग करनी है, वो चीज़ हमने यहाँ पर सीखी थी। एंड नाउ अब हम ये वाला चार्ट है, आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन यहाँ पर कवर्ड है, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन, एंड फाइनेंसिंग डिसीजन में यहाँ पर आपके पास है आपको पैसा डेट से रेस करना है या फिर इक्विटी से रेस करना है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाला चंक, ये डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, ये क्या होता है, क्या इसमें हम लोग करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसको हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, ओके, डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले बात, डिविडेंड होता क्या है। देखो, हर कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है। तो जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, सपोज एक कंपनी ने एक साल में, मान के चलते हैं, 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब 1 करोड़ में से वो कंपनी डिसाइड करती है कि मैं 20 लाख रुपए तो अपने शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड बांट दूंगी। भाई 20 लाख रुपए तो अपने शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड मैं वो पैसा उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। ठीक है, और बाकी का जो पैसा बच गया 80 लाख रुपए, उसे मैं अपने पास रिटेन करके रखूंगी, ताकि कल को अगर मुझे कुछ नया प्रोजेक्ट लगाना है या कुछ नई इन्वेस्टमेंट करनी है, वहां पर वो पैसे मुझे काम आएंगे। ठीक है, तो डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 करोड़ में से अगर 20 लाख रुपए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो 20 लाख रुपए हो गया डिविडेंड का अमाउंट। ऑलराइट, the decision involved here is how much of the profit earned is to be distributed। कितना प्रॉफिट जो हमने कमाया है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि यहाँ पर हम एक तरह से 20% यानी कि 20 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, कुछ और कम करती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं करती डिस्ट्रीब्यूट। तो ये चीज़ एक डिसीजन हमें लेना पड़ता है कंपनी को कि कितना डिविडेंड उसे डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है शेयर होल्डर्स के बीच में। Alright, okay, now we come on to factors affecting dividend decision। डिविडेंड डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इसके अंदर आ जाएगा अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। भाई सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि कंपनी कमा कितना रही है। अगर कंपनी कुछ कमा ही नहीं रही है तो डिस्ट्रीब्यूट कहां से करेगी वो। भाई बेसिक सी बात है, पहले आपकी कुछ अर्निंग तो होनी चाहिए ना, उसी में से तो पैसा बांटोगे। तो सबसे पहले ये देखना होता है, सपोज मैं एक कंपनी में एक लेवल पे हूं और मैं एक कंपनी का मैनेजर हूं और मुझे डिविडेंड के बारे में डिसीजन लेना है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना, और अगर करना है तो कितना करना है। तो सबसे पहली चीज तो होगी अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। मैं अर्निंग्स देखूंगा अपने बिजनेस में कि मेरी कमाई कितनी है, मेरे प्रॉफिट्स कितने हैं, तभी मैं हिसाब लगाऊंगा कि कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा मुझे ये देखना है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। इसका मतलब क्या है कि कंपनी की जो अर्निंग्स है वो स्टेबल है कि नहीं। स्टेबल मतलब हर साल कुछ सिमिलर सा पैटर्न होना चाहिए। जैसे कि अगर इस साल मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो क्या मैं हर साल 1 करोड़ रुपए या 10-20 लाख कम ज्यादा कमा रहा हूं या नहीं। ऐसा तो नहीं है। जैसे कि मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 5 साल हैं, यहाँ पे आप लॉस में हो, यहाँ लॉस में हो, यहाँ लॉस में हो, इस साल आप प्रॉफिट में आ गए और इस साल आप बोलो जी मैं तो भर भर के डिविडेंड बांटूंगा शेयर होल्डर्स में, मैं तो शेयर होल्डर्स को खुश कर दूंगा इस बारी। तो उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज
आप इन 3 सालों में लॉस में रहे हो, अगले साल का आपको नहीं पता आप लॉस में रहोगे या फिर आप प्रॉफिट में रहोगे। तो एक कंपनी जिसकी स्टेबल है अर्निंग्स, हर साल अच्छा पैसा बना रही है, वो अच्छी इनकम हो रही है उस कंपनी को, वो डिविडेंड बांटे तो समझ में आता है। लेकिन अगर आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, कभी बहुत कम और कभी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको उतना डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इज, ऊपर बात कर रहे थे हम अर्निंग्स की, इस वाले पॉइंट में बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। भाई कुछ कंपनीज होती हैं जो एक पॉलिसी फॉलो करती हैं कि भैया इतना डिविडेंड तो मैं हर साल देती आई हूं पिछले 20 सालों से। मतलब पिछले 20 सालों से मैं सपोज 5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड देती आई हूं, तो भैया इससे कम तो मैं दे ही नहीं सकती, और अगर मैंने दिया तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी मार्केट में। इस तरह के केसेस भी होते हैं। कंपनी अपनी रेपुटेशन को देखते हुए, अपनी डिविडेंड पॉलिसी को देखते हुए एक स्टेबल डिविडेंड देना चाहती है हर साल। तो अगर उस तरह की चीजें है तो हमें वो भी कंसिडर करना पड़ेगा डिविडेंड देने से पहले। नेक्स्ट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। कंपनी के अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कितनी है? जैसे कि मैं आपको बताऊं, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। तो इंडिया में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि डेवलपिंग नेशन है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही हैं, लोग अभी बिजनेसेस अपने रन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंट्री डेवलप हो रही है। तो बेसिकली ऐसी आप अपने बिजनेस में देखते हो, आपके बिजनेस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कितनी है। अगर आपके पास एक्सपेंशन का बहुत एरिया है, मतलब आपके पास, आपको ये पता है कि मैं इसी चीज की और मशीनें लगा सकता हूं, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं, अपने काम को, अपनी प्रोडक्ट रेंज को और डाइवर्सिफाई कर सकता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको कम से कम डिविडेंड देना चाहिए और मैक्सिमम रिटेन्ड अर्निंग्स रखनी चाहिए, ताकि आपके पास कल को बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा रहे। राइट। नेक्स्ट इज योर कैश फ्लो पोजीशन। देखो, कैश फ्लो पोजीशन होता है जो किसी भी बिजनेस में कैश का आवागमन होता है, मतलब कैश जो आ रहा है और जो कैश जा रहा है, उससे हम बोलते हैं कैश फ्लो पोजीशन। तो एक कंपनी के पास इनफ कैश होना चाहिए, आपकी जेब में उतना पैसा होना चाहिए जो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहां बैठ के मीटिंगें कर रहे हो कि कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, और जेब में हाथ डाल के देखा तो चवन्नी है नहीं आपके पास, तो डिविडेंड आप कहां से दोगे। बेसिकली कैश फ्लो पोजीशन बहुत जरूरी है। जेब में हाथ डाल के देखने से मतलब है आपकी जेब में या फिर आपके बैंक अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो डिविडेंड कहां से दोगे आप। नेक्स्ट कम्स शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। देखो, कुछ शेयर होल्डर्स की एक उम्मीद होती है कंपनी से, भाई वो क्या चाहते हैं। कुछ शेयर होल्डर्स जो होते हैं जिनकी एक इच्छा होती है, उनकी एक जनरल डिजायर होती है, डिजायर मीन्स इच्छा, कि भाई इतना डिविडेंड तो कम से कम मिलना ही चाहिए, हमको कम से कम इतना डिविडेंड तो मिलना ही चाहिए चाहे कुछ हो जाए। तो अगर वैसा कुछ है तो कंपनी को उन्हें नाराज भी नहीं करना चाहिए और उतना डिविडेंड देना चाहिए। ऑल राइट। नेक्स्ट कम्स टैक्सेशन पॉलिसी। देखो, जो डिविडेंड कंपनी बांटती है तो उसके ऊपर ना टैक्स देना पड़ता है। सरकार ने एक टैक्स बना रखा है जिसका नाम है डिविडेंड टैक्स। तो अगर डिविडेंड के ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा है, भाई मान लिया मैंने 100 रुपए का डिविडेंड बांटा शेयर होल्डर्स में, और एज पर द गवर्नमेंट 100 रुपए का 40% तो मुझे टैक्स ही पे करना रह गया, 100 में से 40 तो मुझे टैक्स ही पे करना है, और 60 रुपए जाएंगे शेयर होल्डर्स के पास। तो भैया ऐसा डिविडेंड बांट के क्या फायदा, आपके तो 100 रुपए खर्च हो गए, 40 सरकार लेगी, शेयर होल्डर्स के पास सिर्फ 60 रुपए गए, तो मजा नहीं आया ना। ऐसा काम करो कि सारे के सारे पैसे शेयर होल्डर के पास जाएं। तो अगर ऐसा कुछ है कि टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं तो कंपनी को डिविडेंड थोड़ा कम बांटना चाहिए, और अगर ये है कि टैक्सेस रीजनेबल हैं तो फिर डिविडेंड आप ज्यादा बांट सकते हो। नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन। देखो, अगर कोई कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं या जो मार्केट में जो जनरल पब्लिक है वो क्या सोचती है कि यार ये कंपनी का बहुत ज्यादा डिविडेंड आ रहा है, जरूर इस कंपनी के बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए होंगे, या जरूर इस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई होगी, तभी ये कंपनी इतना डिविडेंड बांट रही है। तो उससे क्या होता है, वो एक तरह से कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। एक कंपनी की मार्केट में छवि बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है कि देखो मैंने इतने रुपए पर शेयर का डिविडेंड बांट दिया। भाई जो आदमी पैसे देगा उसकी इज्जत तो बढ़ेगी ना मार्केट में, सीधी सी बात है। तो अब क्या होता है, अब लोग सोचते हैं कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, जो कि शेयर होल्डर को खुश रखती है, डिविडेंड बांटती है, तो लोग उस कंपनी के शेयर खरीदने शुरू कर देते हैं।
कि यार अगले साल हमको भी इतना सारा डिविडेंड मिलेगा, हम भी शेयर खरीद देते हैं, और इससे क्या होता है कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है। तो ये भी कुछ रीजंस होती हैं कंपनी डिविडेंड बांटती है, ताकि उसके बारे में मार्केट में पॉजिटिव बातें हों। और अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देगी तो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं कि बेकार कंपनी है, ये तो नालायक है एक नंबर के, पैसे नहीं देते अपने शेयर होल्डर को, सारा पैसा उठा कर रख लेते हैं। तो इस तरह की बातें भी लोग करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। देखो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी लार्ज कंपनीज हैं, रिप्यूटेड कंपनीज हैं, जैसे कि RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिर आती है आपकी टाटा, रतन टाटा जी की, फिर आती है अडानी एंटरप्राइजेस, गौतम अडानी। तो ये जो बड़ी बड़ी लार्ज और रेप्यूटेड कंपनीज हैं, इनके पास कैपिटल मार्केट की अच्छी खासी पकड़ है, इनकी बाजार में इज्जत है, मतलब बाजार मतलब मार्केट में इनकी इज्जत है। ये कल को मार्केट से पैसा रेज करना चाहें तो इन्हें बस एक आवाज मारनी है, और इनके आवाज मारते ही करोड़ों रुपए आ जाएंगे। मतलब लोग विश्वास करते हैं इनके ऊपर, लोग इनको पैसा दे देंगे कि जी ये पकड़ो पैसे और आप तो बस धंधा चलाओ। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज को इतना डिपेंड करने की जरूरत नहीं रिटेन्ड अर्निंग्स पे। भाई इनको पता है जब हमें पैसे चाहिए तब हम पैसे उठा लेंगे मार्केट से, लोग हम पे विश्वास करते हैं, हमें पैसा मिल जाएगा। तो ऐसी कंपनीज डिविडेंड अगर ज्यादा भी बांट दें तो चलेगा। क्यों? क्योंकि ये रिटेन्ड अर्निंग्स पे उतना डिपेंडेंट नहीं है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर उतना निर्भर नहीं है कि भाई रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी तभी काम चलेगा हमारा। ये कहते हैं भैया हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो चलेगा, हमें तो पैसे मिलता है बाजार से, एक आवाज मारेंगे पैसा मिल जाएगा। तो ऐसी कंपनीज फिर भी डिविडेंड ज्यादा बांटे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये बांट सकती हैं, इनकी औकात है बांटने की। नेक्स्ट इज योर लीगल कंस्ट्रेंट्स। देखो एक एक्ट है कंपनीज एक्ट, ये सभी कंपनीज को गवर्न करके चलती है। ठीक है, अब इस एक्ट ने कुछ कंडीशनें लगा रखी हैं कंपनीज के ऊपर जो डिविडेंड बांटती हैं। क्योंकि होता क्या है, कई कंपनियां सिर्फ अपनी गुडविल के लिए भर भर के डिविडेंड के नाम पे पैसा बांटती हैं शेयर होल्डर को, और कल को हाथ खड़े कर लेंगे कि भैया हम तो बैंकरप्ट हो गए, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो इस तरह की चीजें ना हो, कंपनीज एक्ट ने कुछ कंडीशन तय कर रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं, आपका जो लास्ट 3 इयर्स का जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, सपोज एक साल मैंने कमाए थे 80 करोड़ रुपए, अगले साल कमाए 90 करोड़, उसके अगले साल कमाए 100 करोड़। तो इस केस के अंदर 80 + 90 + 100 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 90 करोड़। तो कंपनी कहती है कि आप 3 साल के एवरेज प्रॉफिट यानी कि ये इसका 10% यानी कि 9 करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड नहीं बांट सकते। पिछले 3 साल का प्रॉफिट उठाओ, प्रॉफिट या लॉस टोटल करो, डिवाइड बाय 3 करो, एवरेज आ गया, उसका 10% यानी कि 9 करोड़ रुपए से ऊपर आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तो कंपनीज एक्ट आपको यहाँ आके मना भी कर देती है, क्योंकि आज तो आप बांट दोगे, कल को आप कहोगे जी मैं तो सारे पैसे खत्म हो गए, मैं तो कंगला हो गया, मैं तो मर गया, बर्बाद हो गया। तो फिर वो चीजें चाहते नहीं ये लोग हों। ठीक है, ये कहते हैं अपना ढंग से काम करो, हिसाब से डिविडेंड बांटो, और ज्यादा तैश में आने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। जब भी कोई बिजनेस कहीं से लोन लेता है, सपोज मेरा बिजनेस है एक और मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, मैंने लोन ले लिया आपका SBI या फिर PNB से। ये 2 बैंक हैं, फटाफट लोन दे देते हैं, ना ज़्यादा पूछताछ करते, मतलब दे ही देते हैं ना। इसने तो उसको दिया था नीरव मोदी को, और विजय माल्या को भी दिया था, किसी ने इन दोनों में से, PNB ने दिया था मेरे ख्याल, ये ज़्यादा आ गया इसमें। ठीक है, तो मैंने इनसे लोन ले रखा है, चलो भी मैं इनकी कैटेगरी का नहीं हूँ, बट मान के चलते हैं मैंने भी इन बैंकों से लोन ले रखा है 100 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब इनके लोन की हर महीने EMI देनी होती है। अब इनकी EMI तो मैं दे नहीं रहा, भाई मैंने बोला भैया EMI देने के मेरे पास पैसे नहीं है, और वहां मैंने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई और सब में डिविडेंड बांट दिए 5 करोड़ रुपए। तो ऐसे केस में ये बैंक बोलेंगे कि भैया हमारे पैसे देने के लिए तो पैसे नहीं तुम्हारे पास,
और तुम शेयर होल्डर्स में तुम पैसों की बारिश कर रहे हो, तो ये क्या तरीका हुआ? तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए इसमें ये लोग लोन देते टाइम कंडीशन लगा देते हैं कि बेटा डिविडेंड अगर बांटना है तो जब बांटना जब हमारी पूरी पेमेंट्स टाइम से आ रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी पेमेंट रोक के वो पैसा वहां बांट रहे हो। ठीक है, ढंग में रह लो और तरीके से काम करो, धंधे को धंधे के तरीके से करो। ऑल राइट, ये सब पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। ये सब क्या थे? नालायक में बोलो क्या थे ये सब? ये सब थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये वो फैक्टर्स थे। भाई मैं क्या क्या चीजें देखूं डिविडेंड देने से पहले, फटाफट रिकैप करा देता हूं। सबसे पहले तो अर्निंग्स कितनी है, भैया आपकी कमाई कितनी है ये बताऊं मैं। फिर वो कमाई स्टेबल है कि नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। चलो ठीक है, कमाई भी स्टेबल है, आपकी कमाई भी अच्छी है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की, कि आपका डिविडेंड कितना स्टेबल है। क्या आप हर साल एक फिक्स डिविडेंड दे रहे हो या आपका ऐसे है कि कभी देते हो कभी नहीं देते हो, वो चीज आप चेक करो। फिर नेक्स्ट आती है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, आपके धंधे में ग्रोथ की कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन, आपकी जेब में पैसे हैं कि नहीं है डिविडेंड देने के लिए। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, उनकी चाहत क्या है, डिविडेंड ज्यादा मिले कम मिले ना मिले, क्या कहते हैं उनसे पूछो तो सही मीटिंग बुला के। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर डिविडेंड पे बहुत ज्यादा टैक्स है तो भैया मत दो ना, जब सारा पैसा सरकारी ले जाएगी तो शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, सरकार को ही दे लो पहले। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, आप क्या चाहते हो, आपकी मार्केट में छवि कैसे बने। अगर आप ये चाहते हो कि स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आए और ये सब हो और मेरा शेयर का प्राइस बढ़े, तो भैया डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट इज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट्स के ऊपर आपकी पकड़ कितनी है, क्या आप जरूरत में पैसा उठा सकते हो, अगर हाँ तो भैया खुल के बांटो डिविडेंड, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट इज लीगल कंस्ट्रेंट्स, कंपनीज एक्ट भी आपके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा देती है कि भैया इससे ज्यादा नहीं बांटना, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। फिर आती है कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, अभी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां से आपने लोन ले रखे हैं वो कहते हैं भैया मेरे लोन की पेमेंट देने के तो पैसे हैं नहीं तेरे पास, और वहां जाके तो पैसे बांट रहा है शेयर होल्डर्स में, तो ये गुंडागर्दी बंद करो और उनको पैसे जब देना जब मेरी ईएमआई टाइम पे आ रही हो। ठीक है जी, ऑल राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, ऑल राइट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू इंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम, सही समय पर इनफ फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है भाई, जब आपको पैसे की जरूरत है तब उतना पैसा मिल जाना चाहिए, ऐसी प्लानिंग करके चलो। ठीक है, मान लिया 2 महीने बाद आपको कुछ वो मिलता है, कोई आपको अपॉर्चुनिटी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, प्राइस बढ़ने वाले हैं, आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो 100 करोड़ आपके अरेंज हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि तब आप यहां वहां धक्के खा रहे हो पैसे अरेंज करने के लिए, इतने में रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए, ये काम नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक यहां पर इसके अंदर आता है, 2 टॉपिक्स हैं यहाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग। इन दोनों को पढ़ लेते हैं, क्या मतलब है इसका। ठीक है, इसके बाद तो ठीक है, इसके बाद वो ट्रेडिंग एंड इक्विटी आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब इसको पढ़ना ध्यान से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट। भाई जो भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट करने का, भाई कहां पर पैसा इन्वेस्ट करना है और कहां से पैसा उठाना है, भाई पैसा उठाना कहां से है और लगाना कहां पर है, सबके कॉस्ट और बेनिफिट। भाई उठाऊं मैं पैसा बैंक से लूं उधार, या किसी दोस्त से लूं, या किसी रिश्तेदार से लूं, या घर बेच के लूं, वो पैसा इन्वेस्ट कहां करूं, कोई फैक्ट्री लगाऊं या जमीन खरीदूं या रॉ मटेरियल खरीदूं, सब चीजों के कॉस्ट बेनिफिट का पूरा एनालिसिस करके, CBA कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पूरा अच्छे से करके जो हम डिसीजन पे पहुंचेंगे उसे बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना। ठीक है, अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग ये कहती है कि भैया काम सारा स्मूथ तरीके से होना चाहिए, जब पैसे की जरूरत हो तब मुझे पैसा मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तब मैं घूम रहा हूं धक्के खा रहा हूं पैसे के लिए, वो काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। ओके, अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्राइव्स टू अचीव द फॉलोइंग ट्वेन ऑब्जेक्टिव्स, 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहली चीज तो क्या है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड,
भैया जब पैसे की जरूरत हो तब मुझे पैसा मिल जाना चाहिए, चाहे वो डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए हो या लॉन्ग टर्म कोई एसेट खरीदने हैं, मतलब 10 साल के लिए 5 साल के लिए कोई एसेट खरीदना है, उसके लिए मुझे मशीन लगानी है, उसके पैसा हो वो मुझे मिलना चाहिए टाइम पे। सेकेंड इज, अब मिलना चाहिए का मतलब ये भी नहीं है कि जरूरत 1 करोड़ की थी और आप ले आए 5 करोड़। टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको बिना बात के आपने पैसा रेज कर लिया और फिर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो काम भी नहीं होना चाहिए। पैसा कम भी नहीं पड़ना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये 2 बातें लिखी हैं इन दोनों पॉइंट्स में। ओके, ऑलराइट। फाइनेंशियल प्लानिंग में दोनों प्लानिंग्स आती हैं, एक तो शॉर्ट टर्म की और एक लॉन्ग टर्म की। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए भी हम प्लान करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी हम प्लान करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हम जो भी प्लान करते हैं उसे बोलते हैं बजट। ये आपसे पूछ सकते हैं, 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग कवर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान विच इज कॉल्ड बजट। बजट की स्पेलिंग ध्यान रखना, काफी लोग इसमें गलती कर देते हैं, बड जेट। ठीक है, बजट, बड जेट बजट। ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये क्या चीज है? ये है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करने के 2 ऑब्जेक्टिव हमारे, ये दोनों ऑब्जेक्टिव लिखे हैं कि पैसा जब जरूरत में मिलना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिना बात के तुमने ज्यादा पैसा रेज कर लिया, वो काम भी नहीं होना चाहिए। ये तो हो गए 2 ऑब्जेक्टिव्स। इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की, वो हम यहां पढ़ लेते हैं। पहला कीवर्ड है फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग फोरकास्ट करना। आपने सुना होगा ना, जैसे न्यूज में आता है वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? अगले 1 दिन या अगले 1 महीने या अगले 1 सप्ताह, 1 हफ्ते में क्या वेदर होगा एक जगह का, उसे बोलते हैं फोरकास्ट करना, वेदर फोरकास्टिंग, फ्यूचर का अनुमान लगाना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से हम फोरकास्ट कर पाते हैं। जैसे कि अगर हमें यह लग रहा है कि ग्रोथ होगी 20% की सेल्स में, ठीक है, अगर हमें यह लग रहा है कि हमारी ग्रोथ होगी 20% सेल्स, तो हम उस हिसाब से अपनी प्रोडक्शन को, अपनी लेबर को मैनेज कर पाते हैं, ताकि हम उस हिसाब से पहले से ही डिसीजन ले लें, एक्शन ले लें कि यार सेल बढ़ने वाली है तो मुझे अब मशीन 12 घंटे की बजाय 18 घंटे चलानी पड़ेगी, मुझे लेबर की डबल शिफ्ट लगवानी पड़ेगी। वो फोरकास्टिंग करके प्लानिंग करने में ये हमारी मदद करता है। हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं सिचुएशंस का कि भैया ग्रोथ 10% होगी तो मैं क्या करूंगा, 20% होगी तो मैं क्या करूंगा, अगर 30% से ग्रो हुई तो मैं क्या करूंगा। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स। भाई आपने पहले से फोरकास्टिंग कर ली फ्यूचर के लिए कि हाँ भाई, अब जैसे कोविड आया तो कोविड के बाद जो भी फार्मा कंपनीज थी उनकी फोरकास्टिंग थी कि ऑब्वियस ये बात है दवाई की सेल बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से कल को वो तैयार थे, उन्हें कोई शॉक नहीं लगा कि यार ये क्या हुआ, हमारे तो रॉ मटेरियल ही खत्म हो गए, हमारे पास तो लेबर ही नहीं है। ये चीजें उन्हें फेस नहीं करनी पड़ी। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस। जब आप चीजें प्लान करते हो तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे कि सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इन सब में कोऑर्डिनेशन आसान हो जाता है। डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन, आपका जो भी प्लान ऑफ एक्शन है वो डिटेल तरीके से आपको पता होता है, कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होते। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स मींस एक ही आदमी एक काम को कर रहा है फिर वो दूसरा आदमी भी उस काम को कर रहा है, वो चीज नहीं होती, एफर्ट्स की डुप्लीकेशन नहीं होती यहां पर। इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। प्लानिंग करके आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को फ्यूचर के साथ लिंक कर पाते हो। प्लानिंग करके आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को फ्यूचर सिचुएशन के साथ लिंक कर पाते हो, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड इट मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। आपकी एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस आ रही है उसको वो अच्छे से इवैल्यूएट आप कर पाते हो, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं। एक यहां लिख देता हूं, ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये लगा लो इसके अंदर से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता एग्जाम में। बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अंदर एक टॉपिक आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, आपको इसी क्लास में कवर करवाऊंगा मैं। ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है आपका, इसके अंदर फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, ये सब चीजें हम अभी पढ़ेंगे, तो बड़े ध्यान से सुनना है आपने ये, और
सिर्फ सुनना है, एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, बस आपने सुनना है ध्यान से, ठीक है। ये जो अपनी बुक में जो भी ये जो मार्किंग मैंने कर रखी है यहाँ पर, ये सब मार्किंग आप अपनी बुक में कर लेना, लेकिन पहले सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ। वीडियो तो आपके पास है ही, पॉज करके आप इसको मार्क कर लेना बाद में। ऑल राइट, सो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, ओनरशिप के बेसिस पे, भाई कौन मतलब कौन कंपनी ओन करता है, किसके पैसे लगे हुए हैं, मालिक कौन है, उसके बेस पे हम जो भी बिजनेस फाइनेंस होता है उस बिजनेस फाइनेंस को हम दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। पहली कैटेगरी क्या हो गई, मेरे ओनर्स फंड्स, दूसरी कैटेगरी हो गई मेरे बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड्स के अंदर क्या क्या आएगा, मैं यहाँ साइड में मार्क करता चलता हूँ, ये यहाँ लिखा है। ओनर्स फंड के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो उसके अंदर आएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। दूसरा उसके अंदर आएगा आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और तीसरा आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स। पहला आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और तीसरा आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बोरोड फंड्स पर। बोरोड फंड्स में क्या आते हैं आपके, लोन्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एटसेट्रा। ओनर्स फंड में क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। और बोरोड फंड्स में क्या है, लोन्स, डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। ऑल राइट, ये तो पढ़ लिया हमने कि भाई जो भी हम ओनरशिप के बेस पे बिजनेस फाइनेंस को दो तरीकों से बांट सकते हैं, ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। इतनी बात तो हो गई। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या चीज है, जो ये टॉपिक का नाम है। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड्स एंड ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स का जो मैं एक मिक्स तैयार करता हूं उसे बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इन दोनों का एक मिक्सचर तैयार करके तब मैं उसे अपने बिजनेस में यूज करता हूं, और इसे हम बोलते हैं क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑल राइट, ओके। अब इसके अंदर जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का ये एक पार्ट है। जब हम देखते हैं कि भाई इस बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, भाई सपोज मुझे पूछना है कि आपके बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो निकालने के लिए, वो एनालाइज करने के लिए एक रेशियो है जिसका नाम है डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। सपोज मैंने डेट में, ये है डेट अपॉन इक्विटी। सपोज मैंने डेट में किसी से डिबेंचर्स ले रखे हैं। डिबेंचर लेने का मतलब होता है मैंने किसी से 50 लाख रुपए ले लिए उधार, और बदले में उसको 50 लाख के सर्टिफिकेट्स दे दिए, डिबेंचर दे दिए कि भैया कल को आप मुझे ये सर्टिफिकेट वापस देना, मैं साइन करके दे रहा हूं, और अपने 50 लाख वापस ले लेना, आपको इस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सपोज मैंने डेट ले लिया किसी से 10 लाख रुपए का, और इक्विटी मेरे बिजनेस में लगी हुई 20 लाख रुपए की, तो ये हो गया 1/2 विच इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, मतलब मेरा डेट इक्विटी रेशियो हो गया 1:2 का। दैट मीन्स अगर मेरे पास 1 पार्ट ऑफ डेट है तो उसके बदले में मेरे पास 2 पार्ट्स ऑफ इक्विटी है। इक्विटी मेरे डेट का डबल है, सीधी सी बात है। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका और भी है। वो क्या है? वो तरीका है ये, डेट आउट ऑफ द टोटल कैपिटल। देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, टोटल कैपिटल इज माय डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, मेरी टोटल कैपिटल है मेरा डेट प्लस इक्विटी। तो या तो मैं खाली डेट को इक्विटी से भी कंपेयर कर सकता हूं, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग। द अदर वे ऑफ डूइंग इज दिस, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, टोटल कैपिटल से मैं उसे कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेज हैं जिन्हें देख के मैं कैपिटल स्ट्रक्चर पता लगा सकता हूं किसी कंपनी का। ऑल राइट, अब यहां क्या कहते हैं लोग, डेट एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर कॉस्ट एंड रिस्कीनेस। बिल्कुल ठीक बात है भाई, डेट और इक्विटी दोनों की कॉस्ट अलग है, दोनों में रिस्क इन्वॉल्व अलग है। कैसे, वो हम अभी देख लेते हैं।
कॉस्ट ऑफ डेट देखो यहां पर होता है KD, दिस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट, एंड KE, दिस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ डेट जो होती है ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होती है। यहां पे भी देख सकते हो द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिकॉज वाई, बिकॉज लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयरहोल्डर रिस्क। मैं आपको बताता हूं कैसे। भाई एक बंदा है जिसको मैंने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, जिससे मैंने डेट उठा रखा है 10 लाख रुपए का। अब इसमें क्या होता है, मैं एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, सपोज 10 साल के बाद, 10 साल के बाद मैं वो 10 लाख रुपए के डिबेंचर उसे वापस करूंगा, मतलब कि 10 लाख रुपए कैश उसको वापस दूंगा, और हर साल मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी इंटरेस्ट हमारा तय हुआ है 7%, 8% का। और जो 10 लाख रुपए उसने मुझे उधार दिए हैं वो मुझे वापस करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट, कोई उसमें रिस्क नहीं है, मतलब मुझे वापस करने हैं। तो इस बंदे का जो रिस्क है वो तो कुछ हुआ ही नहीं, बहुत कम रिस्क है, तो इसको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे आपको एफडी में मिलता है वैसे इसे मिलेगा। अब दूसरी बात है इक्विटी। एक बंदा है जिसने कंपनी के अंदर पैसा लगाया है, इक्विटी उसने ले ली, और इक्विटी के बदले उसने 20 लाख रुपए लगा दिए कंपनी में। अब इस केस में क्या होता है, अब जो इसने 20 लाख रुपए कंपनी में डाल दिए, कल को कंपनी बहुत बढ़िया कर गई और ये 20 लाख के बन गए 2 करोड़, तो ये 2 के 2 करोड़ रुपए उसके हैं, उसकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। लेकिन अगर वो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अगर उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और ये 20 लाख रुपए जीरो हो गए, मिट्टी हो गई है, फिर उस बंदे का मुंह बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली इक्विटी वालों के लिए रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जब इक्विटी वालों के लिए रिस्क बहुत ज्यादा होता है तो इक्विटी वालों की कॉस्ट भी ज्यादा होती है। इक्विटी जो आदमी देता है वो आदमी बोलता है कि भैया मैं थोड़ी बहुत कॉस्ट में नहीं दूंगा, जब मैं इतना ज्यादा रिस्क बेयर कर रहा हूं तो कल को मुझे इस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज यानी कि डिविडेंड भी ज्यादा चाहिए। तो बेसिकली इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, और डेट वाले को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, एक फिक्स टाइम के बाद उसे उसके पैसे वापस मिल जाएंगे, तो डेट वाले की कॉस्ट तो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, ऑल राइट। ओके, डेट में मैंने आपको क्या बताया अभी कि डेट लेने के लिए जो बंदा डेट दे रहा है, जो बंदा मुझे पैसे दे रहा है 50 लाख रुपए, उसके लिए तो रिस्क कुछ है ही नहीं, उसके लिए तो रिस्क कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको उसके पैसे सारे वापस मिल ही जाने हैं, उसको हर साल इंटरेस्ट मिल जाना है। बट जो बिजनेस है, यह है बिजनेस, और ये मिस्टर ए है जिसको मैंने डिबेंचर इशू किए हैं। अब इसको तो प्रिंसिपल भी पूरा वापस मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो इसका रिस्क तो बहुत कम है। लेकिन बिजनेस के लिए रिस्क बहुत ज्यादा है। क्यों? यहां पढ़ते हैं, डेट इज चीपर बट मोर रिस्की फॉर अ बिजनेस। डेट जो है बिजनेस के लिए बहुत रिस्की है। क्यों? क्योंकि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी, मतलब देना ही देना पड़ेगा। मेरा बिजनेस है और मैंने डिबेंचर्स के थ्रू पैसा उठा लिया, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, मुझे हर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए। मुझे एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उसका प्रिंसिपल वापस रीपे करना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। तो एज अ बिजनेस मेरे लिए रिस्क बहुत बढ़ जाता है अगर मैं डेट के थ्रू पैसा उठाता हूं, डिबेंचर्स के थ्रू पैसा उठाता हूं। ठीक है, कोई भी अगर डिफॉल्ट अगर कंपनी कर दे इस केस में, देन इट कैन गो इनटू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मींस कंपनी बंद होने तक की नौबत आ जाती है अगर आप डिबेंचर होल्डर का पैसा उसे नहीं देते हैं तो। ऑल राइट,
Next topic here is financial risk. Financial risk is the chance that a firm would fail to meet its payment obligations. भैया मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, मेरी एक बिजनेस फर्म बनी हुई है और मेरी पेमेंट ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे कि मुझे हर महीने ईएमआई की पेमेंट करनी है जो मैंने लोन लिया हुआ है, मुझे हर महीने जो मैंने फैक्ट्री ली है वो मैंने फैक्ट्री रेंट पे ली है, मुझे हर महीने रेंट की पेमेंट करनी है, मुझे हर महीने लेबर को पैसे देने हैं। तो जो मेरी ऑब्लिगेशंस हैं, एक चांस है कि शायद मैं ये पे ना कर पाऊँ, शायद मेरे पास इतने पैसे ना हो कि मैं ये ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाऊँ। ठीक है, तो इस चांस को, इस रिस्क को बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क इज द चांस दैट अ फर्म विल फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ओके, ऑल राइट, ये आपसे जरूर पूछ सकते हैं पेपर में। कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमल कब बोलते हैं? ऑप्टिमल मींस बेस्ट, मतलब बेस्ट तरीके से आपने बना रखा है सब कुछ, मजा आ गया देख के। A capital structure will said to be optimal when the proportion of debt and equity is such that it results in an increase in the value of equity shares. देखो अंत में क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए, वो आसमान छूनी चाहिए। और आपने अपने कंपनी के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी का ऐसा मिक्स बना रखा है, ऐसा मिश्रण बना रखा है कि आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है उनके शेयर्स की। तो अगर ऐसा कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर है आपके पास तो उसे मैं बोलूंगा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, ऑलराइट, नाउ यहां पर एक चीज और है, ये डेफिनेशन जितने मैं स्टार लगा रहा हूं ऐसे नहीं कि सिर्फ वही करनी है, बाकी जो भी अंडरलाइन है सब आपको याद करना है, सब पढ़ना है, इनफैक्ट ध्यान से समझना है। आप बना के तो अपने आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल रट्टा मारे लिखना जरूरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग साफ होनी चाहिए आपकी। द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। भाई आपकी जो ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर है, मान लिया 100 रुपए की कैपिटल है आपके पास, डेट प्लस इक्विटी, उसमें से डेट का प्रपोर्शन कितना है, मान के चलते हैं उसमें से डेट है 20 रुपए का। सो जो प्रपोर्शन है क्या हो गया, वो 20% हो गया। तो दिस इज कॉल्ड माय फाइनेंशियल लीवरेज। पूरी कैपिटल में डेट का पोर्शन कितना है उसे बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। ऑल राइट, अब ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कॉन्सेप्ट काफी एक्सप्लेन है। इस एग्जाम्पल को मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, बिकॉज इसको करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताएं, या आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं किसी भी तरीके से, कोई और टॉपिक आप चाहते हैं जो मैं प्रायोरिटी पे टेकअप करूं, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। एंड इस एग्जाम्पल से हम नेक्स्ट क्लास में इसको शुरू करेंगे। और थर्ड क्लास जो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा दैट विल बी पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें ये वाला चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। डू रिवाइज व्हाटएवर वी हैव डन इन द प्रीवियस 2 लेक्चर्स, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन जाए। प्लस अगला लेक्चर शुरू करने से पहले इन दोनों लेक्चर्स को फटाफट से रिकैप करूंगा मैं, तब भी आपका ध्यान इसमें बना रहेगा। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।